नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के दोस्तों अभी सीबीटी एग्जाम हो रहे हैं। 20 अगस्त 2022 को इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के जो सीबीटी एग्जाम हुए थे उनमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए। ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए, क्योंकि 9 अगस्त से सीबीटी एग्जाम हो रहे हैं, तो वो कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब तक सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। सो आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखना। यदि आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके पेपर में भी इस वीडियो में से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार ट्रेड थ्योरी में 38 क्वेश्चन आते हैं थ्योरी के। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो लगभग हर शिफ्ट में रिपीट हुए हैं। हम आपको बताएंगे, कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें। ऐप में प्रैक्टिस टेस्ट और पेड कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कोर्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, ये 20 अगस्त को जो पेपर हुआ उस शिफ्ट में क्वेश्चन में पूछा गया था और अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें लगभग हर पेपर में आया ये। इवन 2021 में जब एग्जाम हुए तब भी ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था। कंट्रोल पैनल की वायरिंग का एक एसेसरी हमें दिखाया गया और उसका नाम पूछा है क्या है। दोस्तों, इसका नाम है ग्रोमेट। वास्तव में तो इसे टेक्निकल जब और आगे जाओगे ना आप फील्ड में, तो आपको पता लगेगा कि हम इसे ग्लैंड बोलते हैं। वैसे तो इसको ये काम आता है एक्चुअल में, केबल जो होती है ना उसको पैनल बोर्ड में होल्ड करके रखता है। ये केबल को खिसकने नहीं देगा। इसके बिना अगर लगाओगे ना तो केबल खिसक जाती है। दरअसल केबल यहाँ इस पोर्शन में रुक जाती है। ये प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें सामने आएगी अगर आप थोड़ा सा भी फील्ड में जाएंगे। खैर आईटी करते टाइम तो ये चीज़ें कम पता होती है, लेकिन उसके बाद में आपको लग, थिम्बल, टर्मिनल कनेक्टर, इन सब चीज़ों में अलग अलग डिफरेंस बिल्कुल स्पष्ट पता लग जाएगा। खैर आगे अब सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो फील्ड में जाएंगे, ये चीज़ें देखने को आपको जरूर मिलेगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपका फिलहाल सी है, याद रखें। ग्रोमेट इसका आपको सही उत्तर करना है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ सही रहेगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल तीसरा, एक्स से चिन्हित किए गए इस भाग का नाम क्या है। दोस्तों, ये पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये डीसी जनरेटर में पोल और उसके साथ में लगे शू का सिस्टम है ये, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोल शू सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और आपको इसका डी उत्तर सही करना है। इस पोर्शन की बात कर रहे हैं ना, क्यों लगाते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, वो चीज़ें भी आपको पढ़नी है। क्योंकि अब आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आगे बहुत मायने रखेगी ये चीज़ें। आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। एक एक चीज़ डिटेल से पढ़ेंगे कंपटीशन एग्जाम के लिए, तभी अभी से आप मैच्योर होंगे। ये मेरी बात याद रख लेना। आगे देखो, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में ये क्रिया क्या है, इसको क्या बोलते हैं। देखो, ये स्टेटर है और स्टेटर में ये वाइंडिंग डली हुई है। वाइंडिंग के ऊपर ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हो ना दोस्तों, इसको बोलते हैं वेजेज। दरअसल वाइंडिंग करने के बाद हम ऊपर क्या करते हैं कि बांस के एक फच्चर लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये कॉइल निकल करके बाहर की तरफ ना आ जाए। अब जब अगर अपन इस सिस्टम को वापस हटाएंगे तो प्रोसेस यही आती है ना कि सबसे पहले उन वेजेज को ही हटाएं। जो बांस की फच्चर ऊपर लगी हुई है सबसे पहले उसी को हटाना होता है, फिर कॉइल निकलेगी। उसके बाद में स्लॉट के अंदर जो लगा हुआ होता है इंसुलेशन, मिलीनेक्स पेपर बोलते हैं अपन जिसको, वो हटेगा। सी उत्तर है रिमूविंग वेजेज, ठीक है। अगला सवाल, ये एक क्वेश्चन दोस्तों, वैसे तो ये क्या आया है एक्चुअल में कैपेसिटर वाली तीनों मोटरों का ही क्वेश्चन आ रहा है। डायग्राम दिया हुआ आता है और अपन से पूछा जाता है कि बताइए इस मोटर का जो है वो नाम क्या है। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है और हम सब जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है, 75% या इससे अधिक गति पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से हटा देना। लेकिन आप देख रहे हैं कैपेसिटर इसकी श्रेणी क्रम में है, इसका मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर दोनों इसके साथ हट जाएंगे।
इसलिए हम इसे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर बोलेंगे। कैपेसिटर वाली 3 मोटरें होती है, तीनों की पहचान देखो। परमानेंट कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता। ये ऑप्शन जब आपको करना हो ना तो याद रख लेना, कैपेसिटर स्थायी कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। डबल कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो होता है, लेकिन एक कैपेसिटर यहाँ और लगा रहता है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटता है तो केवल एक कैपेसिटर हटता है बस, और स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक कैपेसिटर जो है वो लगे रहते हैं। खैर फिलहाल के लिए आपका डी उत्तर है। ऐसा डायग्राम आ जाए तो ध्यान रखना। बाकी कैपेसिटर वाली तो तीनों ही मोटरों का आता है। खैर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप तीनों मोटरों के डायग्राम को एक बार अच्छे से और पढ़ लें। और वैसे आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो ITI के पेपर है ना वो कंप्लीट निम्मी की PDF में से ही आ रहे हैं। सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए 2 PDF है। कौन कौन सी माय डियर? एक है 3rd सेमेस्टर की और एक है 4th सेमेस्टर की। बस इनको पढ़ लीजिए। और डीप में जाना चाहते हो तो 3rd सेमेस्टर में मशीन वाला है पूरा कंप्लीट, उसमें से भी DC का ज़्यादा आ रहा है, मोटर और जनरेटर का। बस उसको पढ़ लीजिए, आपका पेपर आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। अब देखो आगे क्या सवाल पूछा कि आपको जो चिन्हित भाग है उसका नाम बताना है। ये देखो यहाँ पर है ना, देखो ये तीनों जो ये एक्चुअल में जो आपको दिखाया है ना, ये है वाउंड रोटर। किसका होता है? इंडक्शन मोटरों का होता है, ध्यान रखना। तो 2 रोटर जो है उनमें एक तो है वाउंड रोटर और दूसरे का नाम होता है केज रोटर, और इसी आधार पर इन दोनों मोटरों का वर्गीकरण भी किया गया है। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये वाउंड रोटर ही है। वाउंड रोटर की पहचान होती है कि उसमें एक तरफ ये 3 स्लिप रिंग और कार्बन ब्रूशों का सेट लगा रहता है। तो ब्रूश तो ऊपर रह जाते हैं। ये जो अपन देख रहे हैं फिर ये स्लिप रिंग है। डी उत्तर आपको इसका सही करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस बार यानी वर्ष 2022 अगस्त महीने में जो CBT एग्जाम हुए उसमें ये बहुत बार आया है, लगभग हर शिफ्ट में ही आया है, देखने को मिला। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन देखो कि इस कन्वर्टर का नाम क्या है। एक कन्वर्टर आपको दिखाया गया है। देखो वैसे तो है ये 3 फेज रेक्टिफायर, बट ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं है। मेटल रेक्टिफायर ये नहीं होता है, रोटरी कन्वर्टर ये नहीं होता है। रोटरी कन्वर्टर की तो पहचान है कि ये एक मशीन होता है, कमोबेश DC मशीन के समान इसकी संरचना होती है। मर्करी आर्क रेक्टिफायर में भी एक बोतल सी होती है जिसमें मर्करी भरी रहती है। ये रेक्टिफायर डायोड वाला ये एक्चुअल में तो सही ऑप्शन नहीं है, लेकिन निम्मी के हिसाब से आपको सही उत्तर भी मानना होता है। निम्मी इसका डी उत्तर मानता है कि ये SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। थोड़ा सा कम लिखा हुआ है, क्वेश्चन डिटेल से है नहीं। वैसे वास्तव में ये सिलिकॉन के बने हुए, ठीक है ना। अब पहचान इसलिए मान रहे हैं कि ये देखो एनोड, कैथोड और गेट नाम के 3 टर्मिनल प्रत्येक में दिखा रखे हैं, है ना। इसलिए इसने क्या कर दिया, 3 फेज रेक्टिफायर है, SCR के द्वारा निर्मित। क्योंकि ये जो टर्मिनल देख रहे हो ना, गेट सिरा होता है ये। ठीक है, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। इसकी अगर मैं बात करूं 6 डायोड लगाते हुए अपन को इसने दिखा भी दिया। आगे देखो इन्वर्टर का काम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार आए। UPS और इन्वर्टर वाला चैप्टर जब उठाते हैं तो यही क्वेश्चन बार बार वो दे रहे हैं। और इन्वर्टर जो होता है इसका काम है DC को AC करना, क्योंकि AC को DC करने वाले को तो कन्वर्टर बोलते हैं। बाकी साइन वेव और ये तो अलग हो गया, फिल्टर सर्किट होता है ना। फिलहाल के लिए आपको इसका B उत्तर सही करना है यहाँ पर, है ना। आगे देखो सिंक्रोस्कोप का क्या उपयोग है। ये अल्टरनेटर में काम आता है। कब काम आता है? जब 2 अल्टरनेटर को समांतर में जोड़ना हो। टेक्निकल भाषा में इसे सिंक्रोनाइजिंग बोलते हैं। सिंक्रोस्कोप में एक इंडिकेटर होता है बीच में, ग्रीन कलर की बत्ती ऑन हो जाती है अगर सारी शर्तें सही है। अल्टरनेटर समांतर क्रम संयोजन के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए ना। कौन कौन सी है? फेज क्रम समान, अगर RYB है तो RYB हो। और क्या शर्त है? उसके बाद में टर्मिनल वोल्टेज समान। और क्या शर्त है? फ्रीक्वेंसी समान। तो ये सब चीज़ें इसमें ऑलरेडी सेट होती है, और जैसे ही सब कुछ सही होता है तो ये तुरंत एक ग्रीन इंडिकेशन दे देता है और ये बता देता है कि हाँ सब कुछ सही है,
बस आप सर्किट ब्रेकर लगा दीजिए, ब्रेकर को कमांड दे दीजिए और ग्रिड के साथ इसे सिंक्रोनाइज कर दीजिए। डी उत्तर करना है, इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग, समांतरकरण के लिए तुरंत सही होने का संकेत या सूचक देता है। आगे देखो क्वेश्चन दोस्तों, डीसी जनरेटर का ये क्वेश्चन है और ये बार बार आया है, लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिला है। सवाल पूछा कि जनरेटर कैसा है। अगर इसके फील्ड को आप ध्यान से देखेंगे ना तो दोनों फील्ड के फ्लक्स की डायरेक्शन सेम है। पहली बात तो दो फील्ड दिखा रखे हैं तो जनरेटर तो कंपाउंड है, ये कन्फर्म हो गया। अब इतना कन्फर्म हो गया कि दोनों के फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए जनरेटर क्यूमुलेटिव कंपाउंड है, ये भी कन्फर्म हो गया। ठीक है, जनरेटर कौन सा है, क्यूमुलेटिव है। अब शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट के आगे तो कुछ लिखा नहीं इन्होंने, तो अपन क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव के साथ चले जाएंगे। वैसे इसका डायग्राम आप थोड़ा सा सही देख लेना, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, आप आंख बंद करके उत्तर ना करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना, आपको इसे अच्छे से देखना है। आपके पेपर में आप इसे जूम करके देख सकते हैं। दोनों फ्लक्स की डायरेक्शन सेम है तो क्यूमुलेटिव करना है, अपोजिट है तो डिफरेंशियल करना है। बस उत्तर इतना बता देता हूँ मैं, है ना। डीसी जनरेटर में इस पार्ट का नाम क्या है ना, तो इस भाग का नाम है योक या फ्रेम, क्योंकि मशीन का बाहरी आवरण है ना, तो बाह्य भाग को योक बोलते हैं। जनरली कास्ट आयरन से बना होता है, ध्यान रखना छोटी मशीनों में। अगर बड़ी मशीनें हैं तो कास्ट स्टील का भी हो सकता है। एक ही ये देखो क्वेश्चन बहुत बार आए, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध नापना किस उपकरण का उपयोग करेंगे। दरअसल आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध 1 ओम या इससे भी कम होता है। 1 ओम से कम मान को निम्न मान कहा जाता है, या निम्न मान प्रतिरोध की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि मान के आधार पर प्रतिरोध 3 तरह के होते हैं ना, निम्न, उच्च और मध्यम। निम्न प्रतिरोध नापने के लिए केल्विन ब्रिज मोस्ट सुटेबल होता है। पेपरों में अब तो नहीं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम की जब आप तैयारी करोगे तो सवाल सामने आएंगे कि निम्न में से कौन निम्न प्रतिरोध नापने की सही, तो आपको उस दौरान केल्विन ब्रिज का उत्तर ही सही करना होगा। एक ये देखो क्वेश्चन भाई बार बार आ रहा है कि शॉर्ट और ओपन आर्मेचर की टेस्टिंग करनी है, कौन सा उपकरण काम में लेंगे। शॉर्ट आर्मेचर के लिए अगर बात करें तो बाह्य ग्राउलर आएगा, और एसी मोटर के स्टेटर की अगर बात करें तो आंतरिक ग्राउलर आएगा उस दौरान। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार आया है। एक ये आया है कि कम्यूटेटर पर बहुत ज़्यादा स्पार्किंग क्यों होती है, उसकी गलत पोजीशन के कारण होगा। ब्रूस अगर एमएनए पर सही नहीं होगा, एमएनए जीएनए 1 नहीं होगी, तो वो स्पार्किंग करेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपरों में और मैं करवा चुका हूँ, है ना। जो जो मोस्ट क्वेश्चन आए वैसे उनके प्रीवियस वीडियोज़ मैंने दिए हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। मोटर की गति नियंत्रण की इस विधि का नाम है तो फील्ड डाइवर्टर विधि है, सीरीज मोटर है ये। ठीक है, इनके बारे में मैंने पहले भी करवाया हुआ है। और भी वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएंगे, चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिए।